Himanshi, welcome to my YouTube channel. In this video, I will teach you unit first, that is speech production of the book Fundamentals of Speech and Speech Training. Let's start the video. हमारा पहला टॉपिक है स्पीच. जो हम स्पीच प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं उससे पहले आता है कि स्पीच क्या होता है. तो स्पीच क्या है? स्पीच इज द कम्युनिकेशन थ्रू ऑरल एंड वोकल सिंबल्स. स्पीच क्या होता है? कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेशन क्या होता है? Complex and two-way process through which we exchange our information and ideas and thoughts. कम्युनिकेशन क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो है अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को जो है एक्सचेंज करते हैं. तो वो जो कम्युनिकेशन होगा थ्रू द ओरल, बोलने के थ्रू, या फिर वोकल सिंबल्स के थ्रू, उसको बोलते हैं स्पीच. स्पीच इज ऑल्सो डेफिनेशन दी गई है इसकी, ऑडिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ द लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जिसको हम सुन सकते हैं. तो एक रिलेशनशिप दिखा रहा है कम्युनिकेशन के बीच में और लैंग्वेज के बीच में और स्पीच के बीच में. स्पीच क्या है? कम्युनिकेशन थ्रू द ओरल एंड वोकल सिंबल्स. और दूसरा है स्पीच इज द ऑडिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ द लैंग्वेज, की लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जिसको हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, वो होती है स्पीच. अब सेकंड टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ द स्पीच प्रोडक्शन. अब स्पीच प्रोड्यूस कैसे होता है? स्पीच जो है वो बहुत ही रैपिड, बहुत ही जल्दी होता है, बहुत ही फास्ट प्रोडक्शन होता है स्पीच का. कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, बहुत मतलब सिंपल नहीं है. क्यों? इसमें सोचना भी डिपेंड करे. मैं कुछ सोच भी रही हूँ, साथ में बोल भी रही हूँ, भाई साथ सांस भी ले रही हूँ, और मतलब एक कोऑर्डिनेशन हो रहा है सारी चीजों का. बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है ये. इट इज ए कोऑर्डिनेटेड फाइन मोटर एक्ट. जो स्पीच है वो एक कोऑर्डिनेटेड फाइन मोटर एक्ट है. फाइन मोटर स्किल्स पढ़े थे हमने. फाइन मोटर स्किल्स होते हैं जो विच आर रिलेटेड टू द फाइन मसल्स. तो जब स्पीच प्रोड्यूस होगा तो वो एक पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ होगा. पहले भैया हम सोचेंगे हमें बोलना क्या है, फिर जब बोलेंगे तो मतलब सोचेंगे, उसके बाद फिर हम बोलने की कोशिश करेंगे. हमारे वोकल कॉर्ड्स भी इन्वॉल्व है, टंग भी इन्वॉल्व है, लिप्स भी इन्वॉल्व है, टिथ भी इन्वॉल्व है. तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है और इन सबका एक कोऑर्डिनेशन चाहिए हमें स्पीच प्रोडक्शन के वक्त. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो एक अच्छा और ढंग का स्पीच प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे हम. तो कुछ स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं इन द मैकेनिज्म ऑफ द स्पीच प्रोडक्शन. कौन कौन से हैं वो? पहला आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं लंग्स, जिससे हम सांस लेते हैं, हम ब्रीदिंग करते हैं. रेस्पिरेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इसके अंदर. लंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाइज हो गया, नेसल कैविटी हो गया, ओरल कैविटी हो गया. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो इन्वॉल्व है इन द प्रोडक्शन ऑफ द स्पीच. कैसे? स्पीच को प्रोड्यूस करने के लिए पहला प्रीरिक्विसाइट है कि उसके पास एक प्रेशराइज्ड एयर हो जिससे जो है हम स्पीच प्रोड्यूस कर सकें. तो रेस्पिरेशन जो स्ट्रक्चर है वही हमें एयर प्रोवाइड कराएगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पीच. तो जब हम इनहेलेशन करेंगे और जब उसको एक्सहेल करेंगे उस एयर को, तो उस एक्सहेल एयर को जब हम यूज करके स्पीच को प्रोड्यूस करते हैं. सेकेंड स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है ऑफ द फोनेटरी सिस्टम. फोनेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं लार्ynx, वोकल फोल्ड्स, वोकल बॉक्स. लार्ynx को वोकल बॉक्स भी बोलते हैं. इनकी मसल्स होगी लार्ynx मसल्स, वोकल फोल्ड्स. फोनेटरी सिस्टम अब जो प्रेशर, जो एयर आई एक्सहेल हो रही है उससे जो प्रोडक्शन होगा स्पीच का, वो इसका, उसको बोलते हैं फोनेटरी. और इस सिस्टम को बोलेंगे, मतलब इस प्रोसेस को बोलेंगे फोनेशन. कैसे होता है? दो वोकल फोल्ड्स होते हैं और उसके बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं ग्लोटिस. तो जब एयर बाहर आ रही है तो नीचे प्रेशर है और वो वोकल फोल्ड जो है बिल्कुल एक साथ एक दूसरे के पास आए हुए हैं. नीचे बहुत ज्यादा एयर का प्रेशर है, तो प्रेशर की वजह से वोकल फोल्ड्स दूर हो जाते हैं और जो वो एयर है वो एज एन एमिशन ऑफ पफ एयर्स, मतलब एक गुब्बारे के रूप में जो है हम बोल सकते हैं, पफ्स के रूप में जो है एयर बाहर आती है, जिसकी वजह से वॉइस प्रोड्यूस होती है. और वो जब एयर बाहर आ गई तो वोकल फोल्ड्स, फिर उनके बीच में प्रेशर कम हो जाएगा और वो खुल जाएंगे. फिर अंदर एयर जाएगी, इनहेलेशन होगा, फिर नीचे प्रेशर बन जाएगा, फिर दोबारा से एमिशन ऑफ द पफ होगा, तो उसको बोलेंगे फोनेशन. वो ऐसे प्रोड्यूस होगी. ये था सेकंड. थर्ड है आर्टिकुलेटरी सिस्टम. आर्टिकुलेटरी सिस्टम क्या होता है? आर्टिकुलेशन क्या होता है? आर्टिकुलेटरी सिस्टम से आर्टिकुलेशन होगा.
आर्टिकुलेशन क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ द वेरियस स्पीच साउंड्स। अलग अलग स्पीच साउंड्स होते हैं, जैसे वोवल्स हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए, डिप्थोंग्स हो गए, ये सारे स्पीच साउंड्स है, तो उनका प्रोडक्शन जो होता है उसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन। और जो स्ट्रक्चर, जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व है इन द आर्टिकुलेशन प्रोसेस, उसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन। दो तरह के होते हैं, उनको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, पैसिव आर्टिकुलेटर्स एंड एक्टिव आर्टिकुलेटर्स। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स वो ऑर्गन्स है which are present in the oral cavity and which actively participate in the articulation process। जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, हिलते डुलते हैं, मतलब हिलते हैं और फिर पार्टिसिपेट करते हैं आर्टिकुलेशन प्रोसेस के अंदर, जैसे लिप्स हो गया, टंग हो गया, मैंडिबल। मैंडिबल होता है हमारा लोअर जो, स्कल के अंदर सिर्फ लोअर जो है वाली जो मोन होती है वही हिल सकती है। और सॉफ्ट पैलेट। पैसिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, वही ऑर्गन्स ऑफ द ओरल कैविटी विच डू नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द आर्टिकुलेशन। पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे एल्वियोलर रिज। एल्वियोलर रिज होता है जो हमारे टिथ है, फ्रंट टीथ है, उसके पीछे जो गम्स है जस्ट बिहाइंड द टिथ, उस रिज को बोलते हैं एल्वियोलर रिज। टिथ हिलते नहीं है, टिथ हिलते नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो आर्टिकुलेशन में हेल्प करते हैं, जैसे एफ वर्ड, फी वर्ड। तो ये जब हम बोल रहे हैं तो उसके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। पैसिव आर्टिकुलेटर्स, एक होता है हार्ड पैलेट। ये तीनों क्या है? पैसिव आर्टिकुलेटर्स हैं। अब फोनेशन, वॉइस तो प्रोड्यूस हो गई थी, वॉइस प्रोड्यूस हो गए, लेकिन अब अलग अलग स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस होंगे। सो विद द हेल्प ऑफ द आर्टिकुलेटरी सिस्टम जो आते हैं, इसके अंदर आते हैं पैसिव आर्टिकुलेटर्स एंड एक्टिव आर्टिकुलेटर्स। नेक्स्ट इज रेजोनेटरी। रेजोनेटरी से क्या होता है, हमारी जो वॉइस की क्वालिटी है, हमारी स्पीच साउंड्स की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है। इसके अंदर तीन स्ट्रक्चर्स आते हैं, ओरल कैविटी जैसे माउथ, नेजल कैविटी नोज एंड फैरिंजियल कैविटी थ्रोट। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स रेजोनेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम एक रेगुलेटरी सिस्टम है जो पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। अब हमारे ब्रेन का और नर्व्स का काम तो यही होता है ना कि पूरा जो प्रोडक्शन है किसी भी चीज का या पूरे जो हमारी बॉडी है उसको एक कोऑर्डिनेशन में रखना, हर एक चीज को कंट्रोल करना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम का काम होता है। तो इसके अंदर चार मेन पार्ट्स बताए गए हैं which are involved in the speech production। एक होता है ब्रोकास एरिया, दूसरा होता है वेर्निकेज एरिया, तीसरा सेरेबेलम एंड फोर्थ इज क्रेनियल नर्व। तो ब्रोकास एरिया जो होता है which helps in the production of the motor speech। मोटर स्पीच के प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। ब्रोकास एरिया ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है which helps in the production of the motor speech। और ये ऑर्गेनाइज करता है, प्लान करता है कम्युनिकेशन के प्रोसेस को, कि भाई ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस को क्या हमें प्रोड्यूस करना है, कौन सी बात हमें कब बोलनी है, इस टाइप की बातें जो है ब्रोकास एरिया के अंदर आती है। सेकेंड इज वेर्निकेज एरिया। वेर्निकेज एरिया वो पार्ट है ब्रेन के अंदर which helps in the comprehension, अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। मैं कुछ वर्ड बोल रही हूँ तो आप उसको समझ पा रहे हैं क्योंकि आपका वेर्निकेज एरिया जो है ब्रेन का वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है इस चीज के अंदर, वो आपको समझने में हेल्प करा रहा है। थर्ड इज सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। सेरेबेलम का काम ही होता है हर एक चीज को कोऑर्डिनेशन में रखना। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्पीच प्रोसेस, इस पूरे जो मैकेनिज्म जो है स्पीच प्रोडक्शन और उसका कोऑर्डिनेशन करना सेरेबेलम के अंदर आता है। नेक्स्ट इज क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व होती है जो ब्रेन में पाई जाती है और 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, अलग अलग होती हैं। स्पीच प्रोडक्शन के अंदर भी अलग अलग इन्वॉल्व होती है। एक एग्जांपल दे देते हैं, 8th क्रेनियल नर्व जो कि ऑडिटरी नर्व होती है, हमें सुनाई देता है फिर हम बोलने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं। तो ये था पूरा मैकेनिज्म ऑफ द स्पीच प्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीच एज एन ओवरलेड फंक्शन। हम स्पीच को ओवरलेड फंक्शन बोलते हैं। अब ओवरलेड क्या होता है? ओवरलेड होता है सेकेंडरी फंक्शन। अब जितने भी ये सिस्टम्स हमने पढ़े हैं इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है? इनका प्राइमरी फंक्शन होता है टू सस्टेन लाइफ। स्पीच कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर स्पीच प्रोड्यूस करने के अलावा जो इनका काम है, जो मेन काम है इनका हमारी लाइफ को सस्टेन करना, जो इनका बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है, अगर वो नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर स्पीच के बिना हम जिंदा रह सकते हैं तो इनका प्राइमरी फंक्शन है वो है टू सस्टेन दी लाइफ। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका है सांस लेना, बिना सांस के हम नहीं रह सकते, लेकिन बोलने के बिना हम रह सकते हैं।
फोनेटरी सिस्टम, लैरिंक्स, वोकल फोल्ड्स, इनका काम होता है कि भाई खाना जो है मिक्स ना हो। आर्टिकुलेटर्स, इनका भी अलग अलग काम होता है, जैसे लिप्स का काम होता है कि भाई खाना बाहर ना निकले, टंग का काम होता है उसको स्वेलो करने में हेल्प करना फूड को। तो ये सारी जो चीजें हैं, और नर्वस सिस्टम का, ब्रेन का भी अलग अलग काम होता है। तो इनका जो है प्राइमरी फंक्शन जो है वो मेंटेन करना होता है और सस्टेन करना लाइफ को। इनका बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है अलग अलग। लेकिन स्पीच जो है, स्पीच के लिए क्योंकि कोई अलग ऑर्गन नहीं है कि इस ऑर्गन से स्पेसिफिकली स्पीच प्रोड्यूस होता है, इन सब का एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है इन सारे स्ट्रक्चर्स का। तो इसलिए स्पीच को हम ओवरलेड फंक्शन बोलते हैं। स्पीच इज एन ओवरलेड फंक्शन ओवर दीज नॉन वेजिटेटिव फंक्शंस। तो स्पीच जो है वो ओवरलेड फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है इन स्ट्रक्चर्स का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरामीटर्स ऑफ स्पीच। अब स्पीच के पैरामीटर्स क्या क्या है? पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं? कुछ तत्व होते हैं कि स्पीच के अंदर क्या क्या आता है। कौन कौन से? 4 है। वॉइस, आर्टिकुलेशन, थर्ड इज फ्लुएंसी एंड फोर्थ इज प्रोसोडी या फिर सुप्रा सेगमेंटल्स। पहला है वॉइस। वॉइस क्या होता है? टोन जनरेटेड बाय द वोकल फोल्ड्स इन लायरनेक्स। लायरनेक्स क्या होता है? वोकल बॉक्स। वोकल बॉक्स के अंदर होते हैं वोकल फोल्ड्स। उसकी जो साउंड टोन जनरेट होगी उसको हम बोलते हैं वॉइस। अब वॉइस को हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ पिच, इन टर्म्स ऑफ लाउडनेस एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी के बेसिस के ऊपर, इन तीनों बेसिस के ऊपर हम वॉइस को डिफाइन करते हैं। और जो वॉइस जो है वो एक नॉन सेगमेंटल एस्पेक्ट है स्पीच का। पिच, पिच क्या होता है? जिस फ्रीक्वेंसी से वोकल फोल्ड्स वाइब्रेट करते हैं उसको बोलते हैं पिच। लाउडनेस, लाउडनेस होता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल फोल्ड्स। क्या एम्पलीट्यूड है जो वोकल फोल्ड्स वाइब्रेट हो रहे हैं उनका। और क्वालिटी, क्वालिटी हमें बताई है, इसके ऊपर डिपेंड करती है रेजोनेटरी स्ट्रक्चर जो इन्वॉल्व होते हैं उसके ऊपर क्वालिटी ऑफ द वॉइस डिपेंड करती है। तो ये पहला पैरामीटर था वॉइस। सेकंड इज आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ स्पीच प्रोडक्शन। पूरा प्रोसेस जो होता है स्पीच प्रोडक्शन का, वेरियस स्पीच साउंड्स का प्रोडक्शन, कॉन्सोनेंट्स का प्रोडक्शन, वर्ड्स का प्रोडक्शन, तो उसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन। ये जो है वो एक सेगमेंटल एस्पेक्ट है स्पीच का। आर्टिकुलेशन जो है वो सेगमेंटल एस्पेक्ट है। नेक्स्ट इज फ्लुएंसी। फ्लुएंसी क्या होती है? स्मूथनेस विद व्हिच साउंड्स, syllables and words join together during speaking। फ्लुएंसी क्या होती है? स्मूथनेस, एक अच्छे से मतलब स्मूथ तरीके से बोलना, वर्ड्स को, फ्रेजेस को इस तरीके से ज्वाइन करके बोलना कि स्पीच जो है वो एक फ्लुएंट लगे कि भाई ढंग से बोल रहा है। कई बार क्या होता है बच्चा अटक अटक के बोलता है, तो हम उसको बोलेंगे कि इसका स्पीच जो है वो फ्लुएंट नहीं है। और जो बच्चा भाई पूरे फ्लो में बोल रहा है, अच्छे से बोल रहा है, पूरी स्मूथनेस है, हमें अच्छे से उसकी बातें समझ भी आ रही हैं, तो उसको बोलेंगे कि इसका स्पीच जो है वो फ्लुएंट है। इसका अंदर क्या होता है? एफर्टलेस। फ्लुएंट स्पीच क्या होता है? एफर्टलेस होता है, उसके अंदर ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हमें। नेक्स्ट इज कोई पोज नहीं होता, अननेसेसरी पोजेस नहीं होते, अटक अटक के बोलना, सोचना, बीच में हेजिटेशन करना, तो फ्लुएंट स्पीच के अंदर ये सब नहीं होता। नेक्स्ट इज रेट। एक ऑप्टिमल रेट होता है, ना ही ज्यादा फास्ट होता है और ना ही ज्यादा स्लो होता है। कई बार बहुत स्लो स्लो बोलने लग जाते हैं तो वो फ्लुएंट स्पीच नहीं हो सकता, और ज्यादा फास्ट को भी हम फ्लुएंट स्पीच नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट इज प्रोसोडी। नेक्स्ट पैरामीटर है प्रोसोडी, जिसको सुप्रासेगमेंटल्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है? इट गिव्स द स्पीच मेलोडी। स्पीच को एक मेलोडी, एक रिदम प्रोवाइड करते हैं। ये जो है एस्थेटिक क्वालिटीज को एक्सप्रेस करते हैं, हमारे इमोशनल स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं। क्या होता है कि जब हम वर्ड्स को यूज करने का जो तरीका है, जो हम स्पीच साउंड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं, उनका एक अलग वे होता है, जिसकी वजह से जो हमारे इमोशनल स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं। कई बार हम वर्ड्स को बहुत हाई उसमें यूज करते हैं तो लगता है कि भाई गुस्से में बोल रहे हैं, या फिर हम उसको बहुत स्लो वे में बोलते हैं, भाई किसी वर्ड पे स्ट्रेस करते हैं, किसी वर्ड पे एम्फेसिस करते हैं। तो ये अलग अलग तरीका होता है जो एक एस्थेटिक क्वालिटी प्रोवाइड करता है स्पीच को। कौन कौन से होते हैं? इनके अंदर 4 होते हैं, एम्फेसिस, इंटोनेशन, फ्रेजिंग एंड रेट। एम्फेसिस क्या होता है? एम्फेसिस होता है किसी स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस डालना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट दैट वन, मुझे वो चाहिए, आई वॉन्ट दैट वन, तो मैं आई के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस बोल रहा है कि मुझे चाहिए और किसी को मत देना। या फिर मुझे एप्पल चाहिए, मुझे जो है एप्पल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे,
तो मैं किसी एक वर्ड के ऊपर एम्फेसिस कर रही हूँ, एक वर्ड के ऊपर स्ट्रेस डाल रही हूँ। नेक्स्ट इज इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होता है, जो हम चेंज करते हैं अपने टोन के अंदर, फ्रॉम सिलेबल टू सिलेबल रेदर देन वर्ड टू वर्ड। क्या कई बार क्या होता है, हम किसी सेंटेंस को इस तरीके से बोलते हैं कि उसके अंदर हम एडिशन भी नहीं करते वर्ड्स का, लेकिन फिर भी वो लगते हैं कि ये सिंपल स्टेटमेंट था या फिर ये क्वेश्चन था। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि बारिश हो रही है, आपको लगेगा ये सिंपल स्टेटमेंट है, बारिश हो रही है, कि मैं बता रही हूँ आपको कि बारिश हो रही है। लेकिन मैं अगर बोलूं बारिश हो रही है, तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या सच में बारिश हो रही है, तो हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हम राइजिंग इंटोनेशन का यूज करते हैं, और जब हम सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं तो हम फॉलिंग इंटोनेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेजिंग। फ्रेजिंग के अंदर दो चीजें आती है भाई, ग्रुप्स का वर्ड, वर्ड्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ वर्ड को ग्रुपिंग करना, और उसके बीच में जो पोजेज होते हैं, इसके अंदर दो चीज आती हैं। हम जब पोज लेते हैं किसी वर्ड्स के बीच में, किसी ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स के बीच में, तो उससे जो है सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, गो वर्क स्लो इन प्रोग्रेस। अगर मैं गो के बाद पोज ले, गो वर्क स्लो इन प्रोग्रेस, कि जाओ तुम्हारा काम जो है बहुत स्लो चल रहा है, काम करो जाके। या फिर मैं बोलूं गो स्लो और फिर मैं पोज लूं वर्क इन प्रोग्रेस, कि आराम आराम से काम करो, काम होता रहेगा, प्रोग्रेस के अंदर होता रहेगा। तो इन दोनों वर्ड से जो हम पोज ले रहे हैं, वर्ड्स को ग्रुपिंग कर रहे हैं अलग तरीके से, तो उससे जो है वर्ड सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है, उससे उसका अंडरस्टैंडिंग जो है वो अलग हो रही है, तो उसको बोलते हैं फ्रेजिंग। नेक्स्ट इज रेट। रेट क्या होता है, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एक टाइम पीरियड के अंदर, उसको बोलते हैं रेट। तो हमारा रेट जो है वो बिल्कुल ऑप्टिमम होना चाहिए, ना ही ज्यादा फास्ट होना चाहिए और ना ही ज्यादा स्लो होना चाहिए, क्योंकि अगर स्लो होगा तो वो बोरिंग लगेगा, और फास्ट होगा तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि बंदा क्या बोल रहा है। तो ये था प्रोसोडी या सुप्रासेगमेंटल फीचर्स। तो ये थे पैरामीटर्स ऑफ द स्पीच। 4 होते हैं, वॉइस, आर्टिकुलेशन, फ्लुएंसी, प्रोसोडी या फिर सुप्रासेगमेंटल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीच इंटेलिजिबिलिटी। स्पीच इंटेलिजिबिलिटी क्या होता है? इट इज अ डिग्री टू विच ए मैसेज कैन बी अंडरस्टूड। एक डिग्री होती है, एक लेवल है कि कहां तक हमें किसी बंदे का स्पीच समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल दो पर्सन है, एक मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स बोल रहा है, स्पीकर है, और मिस्टर वाई जो है वो लिसनर है। मिस्टर वाई लिसनर है, एवरेज लिसनर है, उसको अच्छे से समझ में आता है, उसका जो ब्रेन है वो ढंग से काम करता है, उसका आईक्यू ठीक है। और मिस्टर एक्स जो है वो बोल रहा है, अगर उसकी बोली हुई सारी बातें मिस्टर वाई को अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो हम बोलेंगे कि मिस्टर एक्स की स्पीच इंटेलिजिबिलिटी जो है वो अच्छी है, इज गुड। द स्पीच इंटेलिजिबिलिटी ऑफ द मिस्टर एक्स इज गुड, कि मिस्टर एक्स की स्पीच इंटेलिजिबिलिटी जो है वो अच्छी है। ये किसी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर? स्पीच पैरामीटर्स। अब जो हम बोल रहे हैं, जो स्पीक कर रहे हैं, उनके जो इन स्पीच पैरामीटर्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। जो स्पीच पैरामीटर्स हमने अभी ऊपर पढ़े हैं, तो उसके हिसाब से उससे ढंग से बोलना चाहिए, उनको अच्छे से यूज करना चाहिए, अगर हमें अपनी स्पीच इंटेलिजिबिलिटी ढंग से करनी है या बनानी है। नेक्स्ट इज ग्रामर। हमें अच्छे से ग्रामर यूज करनी चाहिए। अब कोई सेंटेंस हम बोल रहे हैं, उसकी ग्रामर ठीक नहीं है और अगले वाले को समझ में ही नहीं आएगी, तो उसकी स्पीच इंटेलिजिबिलिटी अच्छी नहीं होगी। तो जो ग्रामर है वो अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज लिसनर की एबिलिटी। आप बंदा बोल तो ठीक है, मिस्टर एक्स तो अच्छे से बोल रहा है, लेकिन मिस्टर वाई का कह लेते हैं कि आईक्यू अच्छा नहीं है, या फिर उसकी एबिलिटी नहीं है कि वो समझ पाए, तो इस चीज के ऊपर भी वो डिपेंड करता है। तो ये था स्पीच इंटेलिजिबिलिटी। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ स्पीच। स्पीच के फंक्शंस क्या क्या है, क्या कार्य है स्पीच का, क्या यूज है स्पीच का? फर्स्ट इज टू गेन अटेंशन। अटेंशन को गेन करना, किसी का अटेंशन को अट्रैक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्राउडेड प्लेस में है, तो हम किसी का नाम लेके पुकारेंगे कि भाई मैं इधर हूँ, यहाँ आ जाओ, या फिर आप अपने दोस्त के साथ आए थे, वो कहीं दूर चला गया और क्राउडेड प्लेस है, तो आप उसका नाम लेके बुलाओगे उसको। या फिर जब रेलवे पे अनाउंसमेंट्स होती है तो आपका अटेंशन करते हैं, तो वो स्पीच के थ्रू कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करने में स्पीच हेल्प करता है। हम इंफॉर्मेशन को एक दूसरे को शेयर करते हैं, इवेंट्स के बारे में शेयर करते हैं, न्यूज शेयर करते हैं, तो स्पीच के थ्रू, हम बोलने के थ्रू जो है बातें करते हैं, इंफॉर्मेशन, अपनी आइडियाज, थॉट्स एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ इमोशंस। स्पीच से क्या होता है, हमने इमोशंस, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं दूसरे व्यक्ति के साथ।
इन्फ्लुएंस अदर्स बिहेवियर्स, अगला फंक्शन है स्पीच का इन्फ्लुएंस अदर्स बिहेवियर, दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। हम दूसरे बंदे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, आस्क कर सकते हैं, या फिर उसको किसी चीज को करने के लिए मना कर सकते हैं। तो हम दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं थ्रू आवर स्पीच। तो ये एक फंक्शन है स्पीच का। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्ट्स इंडिविजुअलिटी। जो स्पीच है उसका एक फंक्शन होता है हमारी इंडिविजुअलिटी दिखाना। हर एक बंदे का बोलने का तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग स्टाइल होता है बोलने का, जिस तरीके से वो बोल रहा है, उसकी आवाज कैसी है, तो वो इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करता है। कई बार हम बंदे को उसकी आवाज से पहचान लेते हैं, उसके स्टाइल ऑफ स्पीकिंग से पहचान लेते हैं। नेक्स्ट इज बाइंड वन जनरेशन टू अनदर। जो स्पीच का एक फंक्शन है कि वो एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन से बाइंड करके रखता है। बोलने के थ्रू हम ट्रेडिशंस, रिलीजियस बिलीव्स, अपने रिचुअल्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को हम पास करते हैं। नेक्स्ट इज रिक्रिएशन। स्पीच का एक फंक्शन है रिक्रिएशन, इंजॉयमेंट। हम इंजॉयमेंट कर सकते हैं, हम मूवीज देखना पसंद करते हैं। इन कंपैरिजन टू साइलेंट मूवीज हम प्रेफर करेंगे कि हमें वो मूवीज सुनाई दे जिसके अंदर आवाज हो, ग्राफिक्स हो, भाई पीछे से साउंड्स आ रही हो, जो एक्टर्स या एक्ट्रेस है वो बोल रहे हो। तो साइलेंट मूवीज की बजाय हमें अट्रैक्ट करती हैं वो चीजें जिनके अंदर साउंड्स होती हैं। तो ये थे फंक्शंस ऑफ द स्पीच। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्मल स्पीच। नॉर्मल स्पीच की कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या है, एक नॉर्मल स्पीच कैसा होना चाहिए। पहला आता है पर्पसिवनेस, उसका कुछ पर्पस होना चाहिए। हम जिस वजह से स्पीच को यूज कर रहे हैं उसका जो पर्पस है वो फुलफिल होना चाहिए। अभी मेरा पर्पस है आपको इंफॉर्मेशन देना, और आपको इंफॉर्मेशन पहुंच रही है इस यूनिट के बारे में, तो मेरा पर्पस जो है स्पीच के थ्रू वो फुलफिल हो रहा है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है नॉर्मल स्पीच का। जैसे हमने अलग अलग फंक्शन पढ़े थे, जैसे हम इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मेरी स्पीच का जो गोल है या पर्पस है वो है मेरे इमोशंस को एक्सप्रेस करना, तो वो पर्पस उस स्पीच के द्वारा फुलफिल होना चाहिए। तो उस कैरेक्टरिस्टिक होगी एक नॉर्मल स्पीच की। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिवनेस। जो स्पीच होता है वो कम्युनिकेशन के वे में यूज होता है कि भाई हम अच्छे से बात कर पाए, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट इज वॉइस की क्वालिटी। वॉइस की क्वालिटी ढंग से हो, भाई ज्यादा ब्रेदी ना हो, नेसल नहीं लगे और अनप्लीजेंट साउंड ना हो, तो ये होती है वॉइस की क्वालिटी जो है वो अच्छी हो, गुड वॉइस क्वालिटी। नेक्स्ट इज नो फियर। कोई फियर नहीं होना चाहिए बोलते वक्त। जो पोजेस होते हैं अननेसेसरी पोजेस, हेजिटेशन, एक डर सा लगता है, तो ऐसा फील होता है कि जो सामने वाला बंदा है जो फियर से या डर से बोल रहा है कि उसे जो है ढंग से उस चीज के बारे में पता ही नहीं है, उस टॉपिक के बारे में कुछ उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है नॉर्मल स्पीच की। तो एक कैरेक्टरिस्टिक है नॉर्मल स्पीच की कि हमें बिना डरे, बिना फियर के, बिना कोई अननेसेसरी पोजेस के ढंग से बोलना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। स्पीच के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमने जो पैरामीटर पढ़े थे इंटोनेशन, एम्फेसिस, स्ट्रेस, पिच, लाउडनेस, तो उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कभी लाउडनेस अप होगी, कभी डाउन होगी, एक बोरिंग वे में बोले विदाउट चेंजिंग दी स्पीच की लाउडनेस, पिच, और इन सबको चेंज ना करे बिना एक ऐसी वे में कोई बोलता चला जाए, तो वो इतनी चीज हमें अट्रैक्ट नहीं करेगी और ना ही वो एक कैरेक्टरिस्टिक है नॉर्मल स्पीच की। तो जब हम बोल रहे हैं तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए अपने पिच के अंदर, अपनी लाउडनेस के अंदर, मतलब उन्हें चेंज करते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, क्या बात है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं तो हम अपनी ऐसे आराम से थोड़ा ना करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो भाई हमें अपनी आवाज को थोड़ा सा और भारी करके बोलना पड़ेगा, उसको डांट रहे हैं तो हम, तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। नेक्स्ट इज एनिमेशन। एक कैरेक्टरिस्टिक होती है नॉर्मल स्पीच की, वो एनिमेशन कर पाए। आपका फ्रेंड आपको कोई बातें बता रहा है तो हम जो है उस चीज को एनिमेट करते हैं, अपने ब्रेन में इमेज बना देते हैं, तो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है नॉर्मल स्पीच की, उस चीज को एनिमेशन करना। नेक्स्ट इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए। अगर हम प्रोनाउंसिएशन गलत बोलेंगे तो भाई कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी ना होगी वो नॉर्मल स्पीच की। तो जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, सही से बोलना चाहिए हमें। नेक्स्ट इज एडिक्वेट आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन ढंग से हो, जो आर्टिकुलेशन हो रहा है प्रोडक्ट्स ऑफ स्पीच साउंड जो है वो ढंग से प्रोड्यूस हो। फॉर एग्जाम्पल कई बच्चे क्या होते हैं वो ट को थ बोलते हैं, जैसे टमाटर को टमाटर, इस तरीके से, तो वो एडिक्वेट आर्टिकुलेशन नहीं है।
तो विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीच, नॉर्मल स्पीच। तो हमें जो है एडिक्वेट आर्टिकुलेशन करना चाहिए, हर एक वर्ड को ढंग से बोलना चाहिए, कॉन्सोनेंट और वोवेल्स को ढंग से बोलना चाहिए। नेक्स्ट इज ईज ऑफ बियरिंग। ईज ऑफ बियरिंग होता है हम कितनी आसानी से बोल पा रहे हैं, कितनी आसानी से स्पीच को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। एक तो हमारी ईज ऑफ बियरिंग में हमारा बॉडी पोस्चर भी आता है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक है नॉर्मल स्पीच की। नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक साउंडनेस। लिंग्विस्टिक साउंडनेस के अंदर आता है वोकैबुलरी एंड द ग्रामर, कि हम जब यूज कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं स्पीच को, तो जो हम लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं उसके बारे में हमें अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए, हमें उसकी ग्रामर अच्छे से आनी चाहिए और उसके वोकैबुलरी हमारी अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो है अगले बंदे को अच्छे से समझ में आए और इंटरेस्टिंग लगे। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्मल स्पीच। लेट्स सम अप। Persuasiveness, second is communicativeness, third is voice clarity, fourth is no excessive fear and timidity, fifth is flexibility, sixth is animation, seventh is correct pronunciation, eighth is adequate articulation, ninth is ease of bearing and tenth is linguistic soundness। तो ये थी हमारी पूरी यूनिट अबाउट द स्पीच प्रोडक्शन। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thank you for watching my video.